और उसमें वो बिना कपड़ों के आता था, विदाउट एनी क्लोथ्स, वो बिल्कुल एकदम निर्वस्त्र आता था। और वो जैसे गेट होता है रूम का, चौखट, तो वहाँ पे खड़े होकर गंदे गंदे इशारे करता था। उन्होंने बोला कि वो आ रहा है, और वो आके जो खाट होती है उसके जो पायतन होते हैं ना, 4 कॉर्नर्स होते हैं, वो वहाँ पे आके खड़ा हो गया। वो ना एक पहले उसने बर्तन गिराए हाथ फेरा के, फिर उसने छोटे डब्बे, फिर छोटे डब्बे, फिर बड़े डब्बे। अच्छा, जो बुआ का मर गया था, मतलब मिसकैरेज हो गया था, एक बैठी हुई थी ज़मीन पे, और उसकी आंखें जो थी वो पूरी लाल हो रखी थी, और बाल जो थे वो खुले हो रखे थे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमारे सामने रखे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे ज़िंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल जो हमेशा रहता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या आपने घर लेते टाइम उसमें पूजा करवाई थी, या कहीं रेंट पे अगर आप नए नए शिफ्ट हुए हैं तो क्या आपने वहाँ का शुद्धिकरण करवाया, क्या आपने वहाँ की पूजा करवाई। हमारे बुजुर्ग हमेशा बोलते गए हैं कि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस दौरान हमने उस घर को लिया, अगर 6 से 8 महीने पहले वहाँ कोई नहीं रहता था और अंधेरा अगर वहाँ पे पूरी तरीके से रहता था, जैसे लोग घर को बंद करके छोड़ देते हैं बाउंड्री बना के, तो वहाँ पर नेगेटिविटी का वास हो जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे घर में मूव करते हैं जहाँ पर बसा बसाया परिवार है, और फिर आपके साथ बहुत बुरे बुरे झटके हों, मतलब आपको पता चले कि इस घर का कोई एक पुराना राज है जो हमें बुरी तरीके से ख़त्म कर देगा। जब तक आपको पता चले बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, तो आप क्या कर पाएंगे। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज़ पर आधारित है। हमारी जो सब्सक्राइबर है भेजने वाली, दोनों सब्सक्राइबर बहनें हैं, दिशा वशिष्ठ और मंजलि वशिष्ठ, जिन्होंने हमारे सामने ये पूरा रियल इंसिडेंट रखा। ये इंसिडेंट उनकी बुआ के साथ हुआ 1994 में, जब उनकी बुआ की शादी हुई यूपी के गुलावटी एरिया में। ये जो एरिया था 1994 में बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड था। जैसे कि आप जानते हैं 1994 में क्या ही डेवलप्ड हुआ होगा। तो जो फूफा जी थे वो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी में काम किया करते थे, जहाँ पर उनको 15 दिन नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी, 15 दिन मॉर्निंग शिफ्ट करनी पड़ती थी। पहले दादा दादी के साथ ये लोग रहा करते थे, लेकिन दादा दादी ने क्या करा, अपनी ज़मीन को पूरे मंदिर में कन्वर्ट कर लिया। जो दादाजी थे वो बहुत बड़े भक्त थे, और अलग अलग जगह से दादाजी से लोग अपने बारे में पूछने आया करते थे। तो दादाजी ने क्या करा, जो उनके बेटे थे उन्हें बोल दिया कि आप अपनी मेहनत से अपने घर बनाइए। तो 2-3 बेटे थे, जिनमें से जो फूफा जी थे, बुआ जी से जिनकी शादी हुई थी, उनको एक मकान रेंट पे दिलवाया। वहाँ पर उनके मम्मी पापा भी साथ में रहते थे लड़के के। यहाँ पे दादा दादी जो थे वो मंदिर में रहा करते थे। साथ में जो एक देवर था वो रहता था, और दूसरी तरफ जो दूसरा मकान था उसमें जेठ जेठानी रहा करते थे। अब आइए आगे बढ़ने से पहले आपको घर का पूरा नक्शा बता देता हूँ। जहाँ पर इन्होंने नया नया रेंट पे घर लिया था, वो 2 मंजिल का मकान था, जहाँ पर नीचे लैंडलॉर्ड रहा करते थे अपनी 3 लड़कियों के साथ। ऊपर मम्मी पापा, फूफा जी, बुआ जी, उनके भाई मतलब बुआ जी के देवर। घर में ये भी 5 सदस्य रहा करते थे। घर में सब कुछ सही चल रहा था। साइड वाले घर में जेठ जेठानी रहा करते थे। काम था तो उसमें पैसा अच्छा आया करता था, और भाभी जी घर पे रहा करती थी। ये सारे छत पे सोया करते थे। गर्मियों का टाइम था जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई। मुश्किल से शादी के 3-4 महीने ही बीते थे, तब घर में एक खुशखबरी आती है कि जो बुआ जी है वो प्रेग्नेंट है। इसको सुनने के बाद पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन इसी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नफरत भरी चीज़ें उसी घर में पनप रही हैं, जो बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि कब बच्चा होगा और उस बच्चे पर अटैक किया जाएगा। ये बात है 1994 की, जब बुआ जी वहाँ पर अच्छे खासे परिवार में रह रही थी, और एकदम से एक खुशखबरी आती है 3.5-4 महीने बाद कि वो पेट से हैं। ये जब उन्हें पता चलता है तो घर परिवार में जैसे एक उत्साह मनाया जाता है। सब बहुत खुश थे, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले, सब की बहुत आस थी कि पहले जो बच्चा होगा उसे हम मंदिर लेके जाएंगे। दादाजी जो थे वो बहुत ही बड़े पुरोहित थे, उनको बहुत माना जाता था, और वो अलग अलग जगह पे जाते थे, लोग उनसे मिलने आते थे। सब कुछ सही चल रहा था। थोड़ा सा मैं दादाजी के बारे में और आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आगे वो सारी चीज़ें रिलेट आपको होती दिखेगी। दादाजी जिस मंदिर में रहते थे वहाँ पर सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता वास्ता करके वो सबसे पहले गायत्री मंत्र चलाते थे, ताकि मोहल्ले में पॉजिटिविटी आए। अब हुआ क्या, जब ये बच्चे आने की खबर फैली मोहल्ले में, जिस घर में बुआ जी रहती थी, फूफा जी और देवर अपने मम्मी पापा के साथ, उस घर में बुआ जी को नेगेटिविटी का वास होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई नेगेटिविटी है जो कॉर्नर से इन्हें घूर रही है।
हमेशा ऐसा लगता जब भी वो इधर उधर घूम रही होती, सफाई कर रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, उन्हें लगता है यार कुछ तो है, कोई ऐसी एंटिटी या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो हमेशा घूरता रहता है, देखता रहता है, लेकिन कौन ये नहीं पता चलता। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ने लगा, बच्चा जो था वो पेट में और बड़ा होने लगा। अब होता क्या था, जैसे ये लोग सोने के लिए छत पे जाते थे, जब फूफा जी 15-15 दिन के लिए नाइट शिफ्ट करा करते थे, तो मम्मी पापा और देवर बुआ जी का ध्यान रखा करते थे। उस टाइम पर बुआ जी को रात के 12 बजे एक एंटिटी दिखने लगी, एक ऐसा इंसान जो ब्लैक परछाई के रूप में आता, बहुत ही ज़्यादा डरावना। मतलब ऐसा लगता था जैसे जला हुआ इंसान बिना कपड़ों के सामने आ जाता है, वो बुआ जी के सामने आ जाती है एंटिटी, और सीधा अजीब अजीब से गंदे गंदे इशारे करने लग जाती। पहले बुआ जी को लगा कि शायद मेरा वहम है, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है इसलिए मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, या फिर शायद मेरा ही वहम होगा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वक्त होते होते इनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आने लगी। जब ये सो रही होती तो इन्हें इतने बुरे बुरे सपने आते, ये सपने में देखती कि कोई इंसान सीधा अपनी चिता से उठ के इनके पास चल के आ रहा है, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने। अब इन्होंने क्या करा, डर के मारे 1-2 दिन तो उस चीज़ को अपने जहन में बैठा लिया। लेकिन जब 4-5 बारी इनके साथ ये होने लगा तो इन्होंने अपनी सासू माँ को बताया। सासू माँ ने घर पे जब नज़र रखनी शुरू की, जब खाली बैठी औरत घर को देखती है तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है, तो सासू माँ ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की यार कि बहू रानी के साथ मतलब बुआ जी के साथ कोई तो दिक्कत है। तो सासू माँ ने इस चीज़ को महसूस करा और बुआ जी से बात की। बुआ जी से एक एक चीज़ पूछी कि बेटा तेरे को क्या लगता है, क्या है। तो बुआ जी ने बताना शुरू करा, एग्जैक्ट 12 बजे जब मैं सो रही होती हूँ तो कोई एंटिटी या तो मेरे सपने में आती है, चिता से सीधा चल के मेरे सामने, और सीधा मेरे सामने जो है गंदे गंदे इशारे करना शुरू कर देती है, और अगर मेरी आँख खुलती है तो वो एंटिटी मेरे सामने भी खड़ी होती है। तो जब ये सो रहे थे तो सासू माँ ने क्या करा, एक दिन जिस खाट पे ये लोग सो रहे थे, बुआ जी जिस तरफ सो रही थी, तो फूफा जी के जो भाई थे, सासू माँ ने बोला उन्हें, मतलब उन्हीं की मम्मी ने देवर जी को बोला कि आप आज भाभी के साथ सोओगे, लेकिन करवट मार के सोना, मतलब एक इस तरफ और एक तरफ उस तरफ, मतलब अपोजिट में एक दूसरे के पैर होने चाहिए, क्योंकि हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बुआ जी आई है, मतलब जो देवर की भाभी है, उनके साथ कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। पहले दोनों ने आनाकानी की, भाभी भी बोले नहीं ठीक नहीं रहेगा, देवर ने भी ये बोला नहीं मम्मी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सासू माँ के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे ये सोते हैं, जहाँ पर एक तरफ एक का सर, एक तो दूसरी तरफ उसके पैर होते हैं। इसी तरीके से जब ये सो रहे थे रात के 12 बजे एग्जैक्ट, देवर ने हाथ में लठ पकड़ा हुआ था और उनकी आंख लगी, जैसे खाट पे लेटे लेटे आग लगती है। एकदम से देखते कि जो भाभी वो चिल्लाना शुरू करती है कि माँ वो आ गया, सासू माँ वो आ गया, बचाओ माँ, माँ वो आ गया, माँ वो आ गया। इधर से देवर उठते हैं लाठी लेके और सासू माँ उठती है, तो जो ससुर जी थे वो तो फिर भी बुजुर्ग थे, वो भी देखना शुरू करते हैं। तो देवर जो थे वो बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू करते हैं, गाली देके कि हराम के पिल्ले कौन है तू, कौन तंग कर रहा है, और लाठी घुमाना शुरू करते हैं। इधर से जो सासू माँ थी वो भी गाली देना शुरू करती है कि हराम ज़्यादा कौन बहू को परेशान कर रहा है। और यहाँ से जो बुआ जी ने देखा, उसको देखने के बाद वो और भी ज़्यादा घबरा गई। लाठी जो घुमाई वो उस एंटिटी के आर पार निकल गई और वो एंटिटी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जैसे मजाक सा उड़ा रही है। तो सासू माँ ने अपना सर पकड़ लिया, वो बैठ गई, और देवर भी थोड़ी देर तक तो देखने लगा, फिर वो भी बैठ गया। लेकिन बार बार जो बुआ जी थी वो चिल्लाने लगी कि मेरे सामने है, मेरे सामने है, ये देखो ये खड़ा, बिल्कुल जहाँ पे हम खाट के बगल में बैठे हैं वहीं पे वो खड़ा हुआ है, वो मेरे को गंदे गंदे इशारे कर रहा है। ये बोलते 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 सुबह के 4 बज गए। जैसे ही मंदिर से दादाजी ने गायत्री मंत्र चलाया, वो जो एंटिटी थी वो वहाँ से भागी। भागने के बाद जो सासू माँ थी, जो बहू रानी थी और जो देवर थे, वो ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोए। ये जो चीज़ हुई थी एंटिटी दिखने वाली, ये 1 रात हुई, 2 रात हुई, 3 रात हुई, और फिर तीसरी रात जो थे फूफा जी आ गए। फूफा जी के आने के बाद एक अलग सी चीज़ होती थी कि अगर फूफा जी 15 दिन घर पे हैं तो 15 दिन के 15 दिन कुछ भी नहीं होता था। और सासू माँ ने, देवर जी ने, और जो वाइफ थी, वाइफ ने तो फिर भी फूफा जी को, मतलब बुआ जी ने फूफा जी को कहीं ना कहीं आइडिया दिया था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन सासू माँ ने और देवर जी ने बिल्कुल भी इस चीज़ में हुल नहीं थी, ये सोच के कि यार हम बताएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि जो फूफा जी वो अपनी नौकरी से छेड़खानी करे, क्योंकि इस टाइम पर घर में अर्निंग करने वाले सिर्फ वही थे। तो बुआ जी भी अपनी तरफ से एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हो क्या रहा था ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी। इनके साथ ही वारदात धीरे धीरे बढ़ने लगी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, जहाँ पर रात को 12 बजते ही कोई ना कोई एंटिटी आती और जब देखती कि फूफा जी लेटे हुए हैं तो वो एंटिटी उल्टी हो लेती। लेकिन जब फूफा जी 15 दिन बाद अपनी नाइट शिफ्ट पे जाते तो फिर दोबारा वो हरकतें होना शुरू हो जाती। अब जो बताने वाला हूँ मैं आपको, सुनना उसे ध्यान से। सुबह के टाइम पे दिन दिहाड़े ये सब कुछ होने लग गया, मतलब ऐसा होने लगा जैसे अगर बुआ जी को थोड़ा भी टाइम मिला, उनका पेट निकला हुआ है, वो झाड़ू वाड़ू लगा रही है, और धीरे धीरे अगर वो थकना शुरू करती है, अगर वो झाड़ू साइड में रख के अपने खाट पे लेटने जाती है तो वो एंटिटी कहीं से भी चल के आ जाती
और इन सब चीज़ों में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन के आप दहल जाएंगे। भुआ जी पोजेस होना स्टार्ट हो गई और उससे भी ज़्यादा हिप्नोटाइज होना स्टार्ट हो गई। ये भुआ जी ने खुद दोनों बहनों को बताया, हमारे सब्सक्राइबर को, कि एक टाइम ऐसा आया जब वो जो एंटिटी थी ना वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। भुआ जी एक दिन सफाई करके आराम से लेटी हुई थी अपने कमरे में। पास में जो स्टोर रूम था उसमें जैसे आप देखते हैं नीला ड्रम रखा हुआ है या फिर बर्तन वर्तन रखे हैं, बर्तन भांडे जो होते हैं, जो घर के बर्तन होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी उस स्टोर रूम में गई और पहले ड्रम गिराया, फिर बर्तन गिराए, फिर इधर से ग्लास वगैरह गिराए, इधर उधर सामान गिराना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे जो सासू जी थी और ससुर जी थे वो घर पे नहीं थे, किसी काम से गए थे, और देवर शायद बाहर अपनी बाइक रिपेयर करवाने गए थे। तो बुआ जी उस टाइम पे उठती है, उस स्टोर रूम में जाती है। उस स्टोर रूम में जाने के बाद वो जो एंटिटी थी बुआ जी ने साक्षात वहाँ पे देखी और उसको देखते ही बुआ जी वहाँ पर पोजेस हो गई। पोजेस होने के बाद जो बुआ जी थी वो एकदम से अपने आप को देखती है शीशे में, और जैसे आम इंसान का चेहरा होता है वो उनका चेहरा तो था, लेकिन शीशे में क्रीपी स्माइल और मुंह जैसे किसी कांटे से फाड़ दिया हो या फिर कांच से पूरा अलग कर दिया हो। उस टाइम पर बुआ जी ने अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधा जाले के पास आई। जो जंगला होता है ना ऊपर, जैसे आप देखते कि ऊपर जंगला लगा हुआ है, उस जंगले को लोहे से कवर नहीं कर रखा था, बाउंड्री बना रखी थी कि आगे जाके हम कभी अगर बच्चा होगा तो वहाँ पे जंगला लगवा देंगे। अभी जंगला नहीं लगा हुआ। तो बुआ जी अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो नीचे देखती है तो नीचे ऑनर खड़ी हुई थी, वो भी वहाँ पर कुछ काम कर रही थी। तभी वो जो एंटिटी थी अपने हाथ में स्टोर रूम से बहुत सारे गद्दे लपेट के लाई और बुआ जी के हाथ में दे दिया, और उस एंटिटी ने बोला नीचे फेंक। किसके ऊपर? ऑनर के ऊपर। बुआ जी ने एकदम से उस गद्दे को सारे को फेंक दिया और वो ऑनर बस माइनर एक कदम से बच गई, वरना वो इतनी बुरी तरीके से दब के मरती नहीं तो कम से कम गले की हड्डी और कमर की हड्डी तो पक्का जाती। वो जो ऑनर थी उसने ऊपर देखा और उसने जो देखा उसके ही पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस टाइम पर उन्होंने देखा, जो ऑनर थी, कि जो बुआ जी थी उनके बाल पूरे खुले हुए हैं और आंखें पूरी लाल हो रखी हैं। ये सीधा अपने कमरे में जाती है, वहाँ से एक गंगा जल या पता नहीं बोतल में क्या उठाया, सीधा ऊपर लेके आती है मारने के लिए। तभी जो बुआ जी थी उन्होंने ही ऑनर का हाथ पकड़ लिया और अजीब सी एक आवाज़ आती है उनके अंदर से कि तूने मुझे मारा था ना, चुन्नी में लपेट के मारा था, लाल वाली चुन्नी याद है तुझे? तो चिंता मत कर, मैं बदला लूंगा और बदला लेने ही वापस आया हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जो ऑनर की 3 लड़कियां थी वो तीनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। सबसे बड़ी जो लड़की थी उसे बेड़ियों में बांध के रखा जाता था क्योंकि वो पागल थी। दूसरी जो लड़की थी उसकी शादी हुई थी लेकिन उसे बच्चा नहीं हो पा रहा था, और जो तीसरी लड़की थी उसे अनजाने टाइम पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी, मतलब कुछ ना कुछ होते ही रहता था। और अब जो चीज़ें सामने आ रही थी कि बुआ जी के अंदर से वो आवाज़ आई जिसको आगे पीछे वाले लोगों ने सुना कि तूने मुझे मारा था चुन्नी से लपेट के और मैं अपना बदला लूँगा और बदला लेने में आया हूँ और किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद जो ऑनर थी उसने अपना हाथ छुड़ाया बुआ जी से और पानी मारा, तो बुआ जी एकदम से रिलैक्स होकर बैठी और चल के सीधा अपने कमरे में चली गई। अब जब भी कभी ऐसा कुछ होता कि बुआ जी पोजेस होती या बुआ जी के ऊपर कोई भी एंटिटी आती तो मकान मालकिन वहाँ पे भागी आती और वो पानी मार देती। अब जब यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके दिमाग में कोई तो क्वेश्चन बनता है कि यार ये मकान मालिक के पास ऐसा कौन सा पानी है जो किसी और को पानी नहीं मिल रहा, और ये ऐसी कौन सी एंटिटी है जो मकान मालकिन के पानी मारने पर ये एंटिटी दब जाती है। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बुआ जी का मिसकैरेज हो गया। एक दिन वो सीढ़ियों से इतनी बुरी तरीके से गिरी और उन्होंने साक्षात ये चीज़ बताई कि वो गिरी नहीं है, किसी एंटिटी ने उन्हें धक्का मारा है। मिसकैरेज होने के बाद जो दादाजी थे उन्हें जब ये खबर पता चलती है कि उस घर के अंदर ऐसे ऐसे मिसकैरेज हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा टूट से गए कि हमारे घर में कोई मासूम सा बच्चा आने वाला था और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो 3-4 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। उस टाइम पर दादाजी अपने वहाँ मंदिर में कोई पाठ वाठ करवा रहे थे तो वो उनसे मिलने नहीं आ पाए। उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा 4-5 दिन बाद जो बुआ जी थी वो पोसेस हो गई। तो वो जो औरत थी मकान मालकिन, उसने क्या करा, पानी वानी मारा खींच के, तो वो जो बुआ जी के अंदर एंटिटी थी वो सामने आ गई और वो बोलने लगा जो इंसान था, औरत के अंदर से आदमी की आवाज़ है कि मैं तुझे लेके जाऊंगा, तूने मुझे मारा था, मैं तेरे को ना रहने दूंगा और ना ही तेरे यहाँ पे किसी को पलने दूंगा, ना पनपने दूंगा, तू मत ले टेंशन, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। तो उस टाइम पर क्या हुआ, सारे जितने भी लोग थे वो घर में अवेलेबल थे, कुछ लोग घर के बाहर खड़े थे और सब सुनने के बाद एकदम से हैरान से हो गए कि यार ये हुआ क्या। मतलब बुआ जी औरत है, उनके मुंह से आदमी की आवाज़ आ रही है और वो आदमी इशारा करके मकान मालकिन को बोलने लग रहा है कि तूने मेरे साथ ये सब कुछ करा, तूने मेरे साथ ये सब कुछ करा। तो जो मकान मालकिन थी वो बहुत शानी थी, उसने बोलना शुरू करा, अरे यार तुम किस पागल भाऊ को लेके आ गए, तुम्हारी बहू पागल है, इसका चेकअप वैकअप कराओ, क्या भाऊ लेके आए हो तुम, और पानी वानी मार के उसे
बुआ जी को शांत कर दिया। और जो मकान मालकिन थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी, उन्हें पता था कि जो दादाजी है वो आएंगे तो उन्हें पता चलेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पुरोहित हैं, सिद्धि प्राप्त बाबा हैं जो दादाजी थे। तो ये खुद ही उनके पास मंदिर में गई और वहाँ जाके बोलने लगी, अरे यार आप कैसी बहू को लेके आ गए, क्या शादी करवा दिया आपने, पागल सी औरत को लेके आ गए, मेरे घर में इतने ड्रामे करती है, ये हुआ है। तो दादाजी ने सिर्फ एक ही बात बोली कि वो मैं देख लूँगा कि मेरी बहू में दिक्कत है या किसी और चीज़ में दिक्कत है। जब दादाजी घर में आते तो उन्होंने बस इधर उधर देखा और एकदम से मकान मालकिन की तरफ देख के बोले, जो तूने करा है वो तो तुझे भुगतना पड़ेगा, और मैं अपनी बहू को बचा लूँगा, तो उसकी टेंशन मत ले, लेकिन तेरे को वो चीज़ नहीं छोड़ेगी। और ये बोल के दादाजी वहाँ से चले गए। अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलेगा कि कौन था, क्या मर गए, कौन बचा लेंगे, किसको क्या हुआ। थोड़ा वक्त बीता और बुआ जी इसी तरीके से पोजेस होने लगी, तो ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी अपना कोई यंत्र बना रही। थोड़े दिन बाद दादाजी आते हैं और वो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करते टाइम वो एंटिटी सामने आ जाती है। वो एंटिटी आके बताती है कि किस कदर वो जो मकान मालकिन थी उसने अपने देवर को मारा सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। चुन्नी लपेट के वो जो देवर बार बार बोल रहा था, पूजा के दौरान वो बुआ जी के अंदर आया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि ऐसे ऐसे इसने मेरे को मारा था, और इस घर में ना ही मैं किसी को पनपने दूंगा और ना ही किसी को पलने दूंगा। सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि यहाँ से सब खाली करके चले जाओ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। रात के 12 बजे जब भी बुआ जी पोजेस होती थी और सुबह 4 बजे जब भी वो एंटिटी निकल के भागती थी, तो बुआ जी के पेट के पास से, मतलब इंटरनल पार्ट से कुछ ऐसे मांस के टुकड़े निकल के गिरते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा खींचा है वहाँ से, मतलब तोड़ तोड़ के बच्चे को खींचा गया। जो मिसकैरेज हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। अब जब ये एंटिटी सामने आके बोल गई तो हुआ क्या, यहाँ से जो बुआ जी फूफा जी वाली फैमिली थी वो मूव कर गई, लेकिन जो बगल वाले घर में जेठ जेठानी वगैरह सब रहते थे उनको लालच आ गया कि यहाँ पर रेंट कम है तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको इन सब चीज़ों पे भरोसा था नहीं, वो एक नॉन बिलीवर फैमिली थी, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद दादाजी ने खूब उन्हें बोला कि भाई यहाँ पे मत रहो मत रहो मत रहो। क्या हुआ, 2-3 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद जो जेठानी थी उनको दिखने लगा छोटा बच्चा बिना कपड़ों के। अब ये छोटा बच्चा कौन था, ये वो छोटा बच्चा था जो बुआ जी का मिसकैरेज हुआ था, और वो बच्चा थोड़ा भी अगर बड़ा हुआ तो उन बिना कपड़ों के जेठानी को दिखना शुरू हो गया। पहले जेठानी को लगा कि यार मैं तो शायद वहम कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है, लेकिन इसके बाद वो एंटिटी, वो जो देवर की एंटिटी थी वो दिखनी शुरू हो गई। ये सब दिखने के बाद इन्होंने दादाजी को बुलाया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो दादाजी ने इनके घर पे पूजा करी दोबारा और इन्हें घर से निकाला, ये बोल के कि तुम बेशर्म एक नंबर के, कि तुम इतने लालच में आ गए कि तुम्हें पता है इस घर में क्या हो रहा है, फिर भी तुम इस घर में रह रहे हो। इसके बाद क्या हुआ, 2-4 दिन बाद उस घर में, जिस घर में वो जो मकान मालकिन रह रही थी अपनी पति के साथ और 3 लड़कियों के साथ, उस घर में पूरे में बीच में तरेड़ पड़ गई। मतलब एक क्रैक आया इतना ज़ोर का, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पूरे मोहल्ले में गूंज गई आवाज़ कि मैं इस घर में किसी को रहने नहीं दूंगा, पनपने नहीं दूंगा। वहाँ से वो जो मकान मालकिन थी वो भी छोड़ के चली गई। दिशा ने और मंजली ने ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई जब हम अपने रिलेटिव्स के गए थे बुआ के मिलने के लिए उनसे, तो बुआ जी ने ये पूरी स्टोरी सुनाई भी और वो घर दिखाया भी। आज भी वो घर ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई भी उस घर में नहीं रहता। सारे वहाँ से चले गए, लेकिन उस घर ने एक बच्चे की बलि ले ली, जो कि मैंने आपको बताया बुआ जी का जो मिसकैरेज हुआ था। इसके बाद एक और किस्सा जो दिशा ने हमें बताया और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो अभी 2016-17 की बात है, जब गाज़ियाबाद में एक घर लिया गया जो कि बुआ जी के मामा जी ने लिया, और वो जो घर था बहुत आलीशान घर था। ये लगा लो लगभग कि जो मामा जी थे बुआ जी के, उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया इस घर में और अलग अलग लोगों को बुलाना शुरू करा। जैसे एक होता है कि आप पैमाइश देखो, हमने कितना अच्छा आशियाना बनाया है। उस घर में पूजा पाठ भी करवाई गई, लेकिन उस घर में कुछ चीज़ें थी जो शायद इनकी आंखों ने नहीं देखा, लेकिन वो जो दादाजी आए थे उन्होंने देख लिया। जब दादाजी वहाँ पर पहुँचे तो दादाजी ने देखा कि घर में ये 6 लोग रह रहे हैं। मतलब कौन कौन, मामा जी, मामी जी, 3 लड़के और एक उनकी बहन का लड़का जो वहाँ पर रहने आया हुआ था। ठीक है, दादाजी जैसे घर में घुसते हैं तो सीधा मामा जी को बोलते हैं कि क्या बात है, तुम 6 लोगों के अलावा भी 7 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो मामा जी ने वहाँ पर अजीब सा रिएक्शन दिया कि कैसी बात कर रहे हो बाबा, यहाँ पे हम 6 जने ही तो रहते हैं। तो बाबा जी वहाँ पर एकदम से देखते हैं मामा जी को और बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो, इससे पहले कि यहाँ पर मौत की लाइनें लग जाएं। बाबा जी ने ये चीज़ बोली और वहाँ से वो चले गए। वहाँ पर उन्होंने ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया, सब वहाँ से चले गए। इन्होंने क्या करा, उस बात को इतने हल्के में लिया सबने। मामा जी जो थे, सबसे पहले उनके बच्चे बिना वजह मरने शुरू हुए। सबसे पहले पहला बच्चा मरा, फिर दूसरा बच्चा मरा, तीसरा बच्चा रह गया था जिसका नाम था संदीप, जो सबसे छोटे वाला है। जो बहन का लड़का आया था, बहन को पता चल गया, बाबा जी ने सच बोला था, उसने अपने लड़के को वापस बुला लिया
उसके बाद खुद मामा जी की डेथ हो गई। रह कौन गया? मामी जी और जो संदीप सबसे छोटे वाला लड़का था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा उस घर में। जो मामी जी थी उन्होंने संदीप की शादी करवा दी। संदीप जो बहू को लेके आए थे, कुछ साल बाद उनकी डेथ हो गई। किस वजह से ये नहीं पता चला। सबको ऐसे ऐसे निपटा रही थी वो जो एंटिटी थी गाजियाबाद वाले घर में। अब रह कौन गए? मामी जी, संदीप और वो जो लड़की जिसका वहाँ पर जन्म हुआ था। किससे? जिस माँ से हुआ था वो माँ भी इस घर में अब मर चुकी है। लास्ट में रह गए जो मामी, संदीप और उनकी लड़की। कुछ टाइम बाद मामी जी भी निपट गई। रह कौन गए? संदीप और वो लड़की। उन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया कि अब हम इस घर को छोड़ के जाएंगे। और कुछ वक्त बाद ही जो संदीप और उनकी जो लड़की बची वो भी उस घर को छोड़ के चले गए। कहते हैं ना कि बलि जब जाती है घर में तो अपने साथ कुछ नए चीज़ें लेके आती है। तो एक मुसलमान थे जो व्यक्ति इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने इस घर को रेंट पे ले लिया। 4 दिन बाद वो अपने उस घर में मरे हुए मिले और क्या रीज़न था किसी को कुछ पता नहीं चला। बस गले पे 4 उंगलियों के निशान थे। अब आप समझ सकते हो कि क्या ही हुआ होगा। उस घर में अब कितनी मौतें हो चुकी है देख लो। 7 तो पहले रहते थे और 6-7 और बाद में जुड़ गए। तो अब वो घर ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। ये भी दिशा और मंजली ने बताया कि हमने उस घर को भी साक्षात देखा है। उस घर में ना ही किसी को रेंट पे लेने देते, उस घर को ना ही बेचने देते। वो जो बेचने वाले भी कौन है? मतलब जो मामा जी थे वो तो रहे नहीं। और उस घर को इसी तरीके से गाजियाबाद में रखा हुआ है कि उस घर में ना ही कोई आता, ना ही कोई जाता, ना ही कोई रहता और ना ही रहने देते। वो घर हॉन्टेड था, हॉन्टेड है, हॉन्टेड रहेगा। और दिशा मंजली ने अपनी आंखों से उस घर को देखा है जहाँ पर इसी तरीके से आज भी चीज़ें बिखरी रहती है और वो घर आज भी उसी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। खैर, ये दोनों किस्से ख़त्म हुए और आता है मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन कि हम जब भी किसी नए घर में जाते हैं, रेंट पे जाते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं, पीजी में जाते हैं, तो शायद हमें सबसे पहले जो चीज़ वहाँ पे होती है वो होती है कि अपने पूर्वजों को स्थापित करो, अपने पितरों को स्थापित करो, अपनी कुल देवी देवताओं को स्थापित करो, अपने भगवानों को स्थापित करो और वहाँ पर एक ज़बरदस्त पूजा करो अपनी तरफ से। चाहे आप 5 आरती कर रहे हो, 6 आरती कर रहे हो, वहाँ पर इतने अच्छे से पूजा करो कि आप कम से कम बच जाओ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास इस चीज़ से कम होता जा रहा है। जहाँ पर वारदात ऐसी बढ़ती जा रही है, जो घटनाएं हैं वो ऐसी बढ़ते जा रही है। हमारे पास डेली की इतने सारे मैसेजेस आते हैं, वीडियोज़ आती हैं, रिकॉर्डिंग्स आती है जहाँ पर लोग मदद मांग रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत हुआ है। हम भी पहुँचते पहुँचते बहुत पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेली के 100 200 मैसेज आ रहे हैं जहाँ पर लोग ब्लैक मैजिक से हेल्प मांग रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनकी हेल्प करने की, बट आखिरी में आगे मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को बढ़ने ही मत दो ना। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी मज़हब के हो, किसी भी धर्म के हो, कोशिश करो कि शुरुआत में ही आप जड़ काट दो ताकि बाद में आपको इन सब चीज़ों का कहीं से सॉल्यूशन ना लेना पड़े। हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि आपको मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में साफ साफ बता दें कि उनके साथ ये दिक्कत हुई थी, आप मत करना। किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए, बस इतना ही आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करती कि ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हम आपसे क्या चाहते हैं कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि एक फ्री की सेवा है जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं आपसे। बस हम इतना ही चाहते हैं आपके लिए। हम ना बैटिंग ऐप प्रमोट करते हैं, ना फालतू की चीज़ें प्रमोट करते हैं। अपनी जनरेशन को कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो आप बीती अपनी बता रहे कैमरे पे आके कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई थी, दूसरों के साथ ना हो, या उन्होंने कहीं दूसरों के किस्से सुने वो आके बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, उसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। पूरी प्रक्रिया है जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। आपको बुलाया जाएगा। रिकॉर्डिंग को रिव्यू करने के बाद हम बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, अवेयरनेस लेके आएंगे ताकि जनता उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख ले, किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। और कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सही में स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिख रहा होगा। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। आखिरी में आके यही कहूँगा, माँ बाप का सहारा बनिए, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। दादा दादी, नाना नानी, सबसे प्यार मोहब्बत बना के रखिए। जितना ज़्यादा हो सके बाहर से जो लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए आपके घर में, उसे अवॉइड कीजिए। सीधा बाहर फेंकिए उसे, बस ले लो, भगवान के आगे हाथ जोड़ लो कि हमने ले लिया बट हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे। जितना ज़्यादा हो सके आपस में एकता बनाए रखो, जितना ज़्यादा हो सके घर में यूनिटी बना के रखो। कोई बाहर वाला आपका नहीं है, आपके खुद के घर वाले आपके हैं। बस अपने माँ बाप से पलट के ये मत पूछना कि आपने हमारे लिए क्या है। बहुत पेट काट के उन्होंने आपको बड़ा किया है, वो आपको कभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन एक दिन आप भी माँ बाप बनेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। टिल देन नई वीडियो ने पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।
कि कौन हरामजादा है ये वो, तू इसके पीछे क्यों है, जाना कहीं और क्यों नहीं मरता है। उसको उसका मर्डर कर दिया एक तरीके से, और वो आत्मा जो है वो उधर ही रह गई। मतलब वो लोग जलाकर तो आ गए बट उसको बदला लेना था, इसीलिए वो वापस आई। और लोगों को भी दिखती थी कि घर जो है वो 2 हिस्सों में हो चुका है, यानी कि जो तड़ेड़ आ जाती है ना एक तरीके से जिग-जैग वाली, चटक जाता है। फिर उसके बाद से आज भी ये बोलते हैं कि वो जो एंटिटी है वो वहीं रहती है। मेरी बुआ एकदम से आदमी की आवाज़ में बोलने लगी, तूने मुझे मारा था ना लाल कपड़े में, अब तू देख मैं तेरे को नहीं करूँ, तूने घर का बंटवारा चाहा था, अब तू मेरा हिस्सा क्या, अब तू जिस हिस्से में रहती जो तेरा था तुझे वो भी नहीं मिलेगा।